Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh Law Classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So, my dear friends, today we're going to conclude the paper of 2021 for the CLAT examination. और इसी में जितने भी पर्टिकुलर पैसेज आपके बाकी हैं उनको हम सारा कंक्लूजन देते हैं आज. देखिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहला जो हमारे पास है पैसेज इसका जो सेकंड पार्ट का है, इट इज वेल सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ दैट पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन. ये कह रही है कि कोई भी पार्टी किसी भी टाइप का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी कि हम किसी भी कोर्ट को अपने मैटर के बीच में नहीं पढ़ने देंगे. ये कानून है, आप अपने हिसाब से नहीं चेंज कर सकते कि हमारे बीच में डिस्प्यूट होगा तो हम कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, आपस में सुलटाएंगे. ये कोई आपकी मर्जी चलेगी क्या? अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी तो आपके पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के बीच में तो कोर्ट बीच में आएगा. सच अ कॉन्ट्रैक्ट would constitute an agreement in restraint of legal proceeding. तो ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट restraint of legal proceeding और हमेशा void होता है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट. And contravene section 28 of Indian Contract Act 1872. However, where parties to a contract confer jurisdiction on one amongst multiple courts having proper jurisdiction to the exclusion of all other courts, the parties cannot be said to have ousted the jurisdiction of all courts. Such a contract is valid and will bind the parties to civil action. हाँ, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में अगर आपने लिख दिया है कि भाई आप आगरा में रहते हो, मैं दिल्ली में रहता हूं, हम दोनों में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो या तो आगरा के कोर्ट में होगा या दिल्ली के कोर्ट में, दूसरे किसी कोर्ट में नहीं होगा. वैसे भी बाकी के कोर्ट का जुरिडिक्शन लगता ही नहीं है, तो ऐसा अगर आप लिख ले तो वो वैलिड हो जाएगा. सेक्शन 28 अग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वॉइड एवरी एग्रीमेंट. एक भी अगर आपने ऐसा कोई कर दिया है लीगल प्रोसीडिंग के लिए कोई पर्टिकुलर क्लॉज लेकर आ गए हो तो एवरी एग्रीमेंट ऐसा वॉइड कहलाएगा. अब देखिए पॉइंट नंबर 8, बाय विच एनी पार्टी देयर टू इज रेस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली फ्रॉम एनफोर्सिंग हिज राइट अंडर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और विच लिमिट द टाइम विद इन विच ही मे एनफोर्स हिज राइट. अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में क्लोज दे दिया कि साहब 3 दिन के अंदर अंदर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम एक दूसरे पर केस करेंगे, उसके बाद नहीं कर सकते. लिमिटेशन एक अलग से बनाया गया है, आपको फालतू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. लिमिटेशन एक्ट में जो टाइम पीरियड है, जैसे प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है 12 साल तक, क्राइम का है कोई पर्टिकुलर तो उसका एक अलग टाइम है, सिविल के एक्शंस में 1 महीने 1 साल से लेकर 3 साल तक के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दे रखे हैं. तो वो टाइम ऑलरेडी कोर्ट डिसाइड करता है कि आपको कितने टाइम में वापस कोर्ट आना है. अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर सकते, और अगर कर रहे हो तो वो उस लिमिटेशन एक्ट से कम नहीं होना चाहिए और ना ही उससे ज्यादा. विच एक्सटिंग्विश द राइट ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्ज एनी पार्टी देयर टू from any liability under in respect of any contract on the expiry of a specified period so as to restrict any party from enforcing his right is a void. To the extent parties cannot by agreement confer jurisdiction on a court which lack the jurisdiction to adjudicate. अगर कोई पर्टिकुलर कोर्ट जिसका जुरिडिक्शन नहीं है उस केस की सुनवाई का और आपने लिख दिया हम तो उसी कोर्ट में जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं कर सकते. But where several courts would have jurisdiction to try the subject matter, they can stipulate that a suit be brought exclusively before one of the several court to the exclusion of the others. लेकिन अगर 4-5 कोर्ट हैं जो उस केस को सुनने की ताकत रखते हैं, उनके पास अधिकार है, उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेना, ये चलेगा. चलिए पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है. ए एक रेजिडेंट है मुंबई का. ए कहां का है? मुंबई का. बी कहां का है? दिल्ली का. ठीक है, ध्यान से सुनते रहना. एंटर इनटू अग्रीमेंट फॉर सेल एंड सप्लाई ऑफ गुड्स. द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस पार्टली इन मुंबई एंड पार्टली इन दिल्ली. ट्रांजेक्शन का कुछ हिस्सा मुंबई में पूरा किया गया, कुछ दिल्ली में. तो यहां पर जुरिडिक्शन लॉ के अकॉर्डिंग दोनों ही सेक्शन 28 के अकॉर्डिंग दोनों जगह पर ही डिस्प्यूट का केस हो सकता है. There is a clause in the agreement which stipulates that in the event of dispute between A and B, the court in Kolkata, कहीं और ही पहुंच गए कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा कोलकाता में सेटल करेंगे. एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट. A and B agree, दोनों के दोनों अग्री हो गए to the said clause in order to avoid dispute
over choice between the two proper places of jurisdiction Mumbai and Delhi in the given situation which of the following is true? जल्दी देखकर बताओ आपके हिसाब से इसका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, ए बी सी या फिर डी? देखिए ध्यान से, ये क्या कह रहा है, द क्लोज रिलेटिंग टू जुरिडिक्शन इज इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। सही तो है सर, आप अपनी मर्जी से कैसे डिसाइड कर देते हो? जब हमें कानून ने कह दिया अगर मुंबई में है, अगर दिल्ली में है, दो अलग अलग पार्टी दो अलग अलग जगह रहती है, तो उन दोनों का जुरिडिक्शन दोनों में से कोई एक हो सकता है। आपने अपनी मर्जी से कोलकाता कैसे चूज कर लिया? कोलकाता का जुरिडिक्शन लगता ही नहीं है उस कॉन्ट्रैक्ट पर, तो सही है, लीगल प्रोसीडिंग को आपने खराब किया है, तो सही होगा ए ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक और मजेदार बात सुनो, ये नॉट वाला तो हो गई नहीं, एक और पॉइंट देखो, ये कह रहा है म्यूचुअली अग्री हुए हैं सर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वैलिड एज इट्स ऑब्जेक्ट लॉफुल, ऑब्जेक्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट का लॉफुल है, सामान बेचना खरीदना लॉफुल है, कानून के नजरिए में सही है, तो कोलकाता सही माना जाएगा? नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, ए रेजिडेंट ऑफ चेन्नई, अब ए कहां का है, चेन्नई में है, और बी कहां का है, बेंगलुरु में, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स, द ट्रांजैक्शन टेक प्लेस पार्टली इन चेन्नई पार्टली इन बेंगलुरु। क्लॉज क्या कहता है, दैट इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन ए एंड बी द कोर्ट इन चेन्नई वुड हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट। ऐसा कर सकते हैं, दोनों में ने डिसाइड कर लिया चेन्नई में होगा, दोनों के दोनों एग्री हो गए, to avoid dispute over choice between the two proper places of jurisdiction Chennai and Bengaluru in the given situation which of the following statement is true। अब आपको सच्चाई बतानी है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही कर रहा है, मतलब चारों में से। चलिए देखिए, द क्लॉज रिलेटिंग टू जुरिडिक्शन इज इन रेस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, गलत। द क्लॉज जुरिडिक्शन इज वॉइड, नहीं, सही है, वैलिड है। क्लॉज रिलेटिंग जुरिडिक्शन इज वैलिड एज ए एंड बी म्यूचुअली एग्री, देखो वैलिड तो है, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो म्यूचुअली दोनों अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, नहीं। क्यों है? क्योंकि सर वैलिड एज कोर्ट इन चेन्नई हैव लीगल जुरिडिक्शन टू डिसाइड द डिस्प्यूट। कानून कहता है दोनों में से किसी भी जगह जा सकते हो, तो इसीलिए वो वैलिड पॉइंट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ए कहां का है, आगरा का, और बी कहां का है, भुवनेश्वर का। आगे देखते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स में एंट्री मारते हैं, आगरा में कुछ काम होता है, कुछ भुवनेश्वर में होता है कॉन्ट्रैक्ट पूरा। उन दोनों ने डिसाइड क्या किया, ध्यान से सुनना, ए एंड बी डिसाइड करते हैं नाइदर ऑफ देम कैन अप्रोच द कोर्ट ऑफ लॉ और टेक रिकोर्स टू एनी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। दोनों में से कोई भी ना तो कोर्ट जाएगा ना एडीआर में जाएगा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मतलब कोर्ट के अलावा जो आपसी समझौते करवाते हैं, ट्रिब्यूनल्स वगैरह हैं, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, जल्दी से डिसाइड कीजिए प्लीज। देखते हैं, चलिए देख लिया आपने, देखिए, क्लॉज रिलेटिंग टू जुरिडिक्शन इज नॉट वैलिड एज इट इज इन रिस्ट्रेन ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, गलत है, बिल्कुल सॉरी, मतलब सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो कि ये क्लॉज वैलिड नहीं होगा। आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि हम लोग कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हम लोग किसी भी पर्टिकुलर कोई भी ट्रिब्यूनल्स, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग्स करने वाली फर्म का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। आप ऐसा डिसाइड करने वाला कौन होते हो? कल के दिन दो आपसी खानदानों में दुश्मनी चली आ रही है हमेशा से, वो आपस में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट सिग्नेचर करते हैं कि हम आपस में लड़ जाएं, मर जाएं, कट जाएं, लेकिन दोनों में से कोई भी पार्टी पुलिस कंप्लेंट नहीं करेगी, तो उसकी जरूरत नहीं है, पुलिस खुद भी संज्ञान लेती है ना कि नहीं। तो ये दोनों के दोनों का क्लॉज जो है वो इनवैलिड है, नॉट वैलिड एज द क्लॉज इज वेग एंड एम्बिगस। अच्छा, मतलब ये वेग है, एम्बिगस है, भेदभाव करता है, इसलिए नहीं भाई साहब, वैलिड तो हो ही नहीं सकता, वैलिड तो हो ही नहीं सकता। तो नॉट वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि ये लीगल प्रोसीडिंग करने को मना कर रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए कहां का है, अहमदाबाद का, बी कहां का है, रांची का। चलिए आगे देखते हैं, अग्रीमेंट फॉर सेल एंड सप्लाई, द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस पार्टली इन अहमदाबाद पार्टली इन रांची। क्लॉज 6 ऑफ अग्रीमेंट, अग्रीमेंट का 6 नंबर जो पॉइंट है वो क्या कहता है
कि in the event of dispute arising A and B within 6 months of the entering into contract they can approach a court in either अहमदाबाद और रांची। इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया अपनी मर्जी से। हो सकता है सप्लाई ऑफ गुड्स का टाइम लिमिटेशन एक्ट में 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने अपनी मर्जी से 6 महीने कैसे लिखा कि 6 महीने में कुछ हुआ तो जाएंगे वरना नहीं जाएंगे। और टेक रिकोर्स टू एनी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म टू सेटल द डिस्प्यूट। क्लॉज 7 क्या कहता है? Agreement stipulate that in the event of dispute arising between A and B after the expiry of 6 months of entering into contract, the court in Chennai, अहमदाबाद और रांची के अलावा तीसरे ही पॉइंट पर पहुंच गए कि 6 महीने के बाद कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर हम चेन्नई में सेटल करेंगे। नंबर 1, 6 महीने तक कोई भी डिस्प्यूट होगा तो यहां पर दोनों में से किसी भी कोर्ट में चले जाएंगे। 6 महीने के बाद कोई डिस्प्यूट होगा तो चेन्नई में जाएंगे। दोनों ने अपनी मर्जी से डिसाइड किया। आप बताइए 6 इज वॉइड 7 इज वैलिड, गलत। 6 भी वॉइड है। 6 इज वैलिड 7 इज वॉइड, गलत। दोनों के दोनों वॉइड है। 6 and 7 बोथ आर वैलिड, गलत। 6 and 7 बोथ आर वॉइड, बिल्कुल सही। नंबर 1, सबसे पहली बात, आप कोई टाइम फिक्स नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। नंबर 2, आप जगह नहीं बदल सकते अपनी मर्जी से। जुरिडिक्शन तो वही डिसाइड होगा ना जो हमारे कोर्ट ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो दोनों ही क्लॉज गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पैसेज के अकॉर्डिंग सच्चा स्टेटमेंट कौन सा है? पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट मेक अ चॉइस ऑफ जुरिडिक्शन। पार्टीज कैन नॉट बाय कॉन्ट्रैक्ट एक्सक्लूड द जुरिडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स। ये सच है। वो अपनी मर्जी से, जैसे मान लो ए अहमदाबाद का है, बी रांची का है, तो दोनों ही जुरिडिक्शन में से कोई एक डिसाइड कर सकते हैं। दोनों ने डिसाइड किया रांची में होगा फैसला, जो भी होना है, तो सही कर सकते हैं। अहमदाबाद को उन्होंने रिजेक्ट किया ना, लेकिन वो ऐसा नहीं कह सकते कि हम किसी भी कोर्ट में नहीं जाएंगे, किसी और ही कोर्ट में जाएंगे, दोनों को छोड़कर किसी और कोर्ट में जाएंगे। ये गलत हो जाएगा। तो ये सच स्टेटमेंट है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला डॉक्ट्राइन का क्या है? डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकेटा। रेस जुडिकेटा बड़ा सिंपल है, अभी इसी में समझा दूंगा, फिर एक रिव्यू भी दे दूंगा। Requires that the party should not be allowed to file same matter, not allowed to file same matter repeatedly against the other party either in the same court or in other competent court, and that the decision given by one court should be accepted as final subject to any appeal, revision or review। बार बार सेम चीज डिसाइड कर दी है कोर्ट ने। एक बार कोई डिसीजन आ गया, आप कह रहे हो नहीं मुझे अच्छा नहीं लगा, वापस से डिसीजन दो, फिर डिसाइड किया, तो ऐसे कितनी बार जाओगे? तो हजारों बार जाते ही रहोगे। तो यहां पर रेस जुडिकेटा का जो नियम लगता है, मैक्सिम लगता है, वो कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर कोर्ट ने डिसीजन ले लिया है तो आप उसी सब्जेक्ट मैटर को लेकर वापस नहीं जाओगे। हां, अगर मान लीजिए फैक्ट तो वो नहीं चलेंगे, सब्जेक्ट मैटर वो नहीं चलेगा। अगर कोई लॉ के पॉइंट में मिसकंफ्यूजन हुआ है, कोर्ट ने डिसीजन लेते टाइम कोई लॉ का पॉइंट मिस कर दिया है, तो उस पॉइंट को आप वापस ले जा सकते हो, उस पर डिसीजन वापस मिल जाएगा, बाकी का मैटर यूं क्यों रहेगा। अगर वो लॉ का पॉइंट चेंज हुआ है, अगर आपको लगा कि यार कोर्ट ने ये वाला तो कंसेप्ट मुझे बताया ही नहीं, ये वाला तो पॉइंट मुझे मेरे खिलाफ नहीं जा रहा, इसी पॉइंट पे तो सारा केस बेस था, केस कोर्ट में तो ये पॉइंट ऑफ लॉ डिसाइड ही नहीं हुआ, तो आप वापस जा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। Doctrine now is founded on the principle that it is in the interest of public at large। नंबर 1, पब्लिक को ज्यादा पैसों का नुकसान नहीं हो। दूसरा, फाइनलिटी, फाइनल डिसीजन should be attached to the binding decision pronounced by the court of competent jurisdiction, and it is also in the public interest that individual should not be vexed twice। एक ही आदमी को बार बार सजा नहीं मिले over with the same kind of litigation। This apart, the object of doctrine is to ensure that ultimately there should be an end to litigation। Doctrine of res judicata is embodied in section 11 of the Code of Civil Procedure 1908, which governs the procedure to be followed in civil matters। Section 11 is inapplicable to writ jurisdiction। Supreme Court observed that though the rule is technical in nature, yet the general doctrine of res judicata is based on public policy
and therefore it cannot be treated as irrelevant or inadmissible even in dealing with fundamental right in petition file under article 32. ये आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, उसमें कहा गया है कि जो रिट पिटिशन है, 5 तरह की जो रिट्स लगती है अभी कॉर्पस वगैरह, तो वो आप सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग जाता है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में. द कोर्ट ऑब्जर्व दैट इफ अ रिट पिटिशन फाइल्ड बाय अ पार्टी अंडर आर्टिकल 226 of the Constitution of India is considered on merit as a consented matter and is dismissed, the decision thus pronounced would continue to bind the parties unless it is otherwise modified or reversed in appeal or other appropriate proceeding permissible under the Constitution in India. देखो, सुप्रीम कोर्ट में अगर आप कोई रिट फाइल करते हो, फंडामेंटल राइट अगर आपके ब्रीच हुए हैं, तो रिट फाइल होती है, तो 5 तरह की जो रिट है वो जाती है 32 में, आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग. और आर्टिकल 26 मतलब रिट पिटिशन फाइल करना हाई कोर्ट के पास में. ठीक है, दोनों के पास अलग अलग पावर, अलग अलग आर्टिकल दे दिए गए रिट को सुनने के. लेकिन इससे पहले जो हमने रेस जुडिकेटा पढ़ा कि एक ही सब्जेक्ट मैटर का जब डिसीजन हो चुका तो बार बार लेकर हम अलाउड नहीं करेंगे. ठीक है, ये सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी. अब आगे क्या कहता है? It would not be open to a party to ignore the judgment of the High Court and move Supreme Court under Article 32. हाई कोर्ट ने जब कोई डिसीजन दे दिया किसी भी रिट पिटिशन पर, तो आप वापस उसके कि हम तो नहीं मानते, तो छोटा कोर्ट, हम तो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट वापस धक्के मार के बाहर निकाल देगा. बाय एन ओरिजिनल पिटिशन मेड ऑन द सेम फैक्ट एंड for the obtaining the same or similar order or writ, if the petition filed in the High Court under 226 is dismissed but not on the merits, then the dismiss of the writ petition would not constitute a bar to a subsequent petition under Article 32. अगर हाई कोर्ट ने कोई रिट पिटिशन डिसमिस कर दी कि नहीं, ये चीज गलत बता रहे हो, तो आप उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाओगे. However, if the petition is dismissed without passing a speaking order, then such dismissal cannot be treated as a creating a bar of res judicata. लेकिन हाँ, अगर मान लो हाई कोर्ट ने पॉइंट ऑफ लॉ के बेसिस पर उस पर्टिकुलर रिट पिटिशन को ध्यान नहीं दिया, पॉइंट ऑफ लॉ पर फोकस नहीं था, किसी और मैटर को, फैक्ट को कंसीडर करते हुए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, तब आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो ऐसे सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट आपको सुनेगा. क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is res judicata applicable to? इनमें से किस पर रेस जुडिकेटा लगता है, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. सर जी, रेस जुडिकेटा सिविल पर भी लगता है, क्रिमिनल इसमें ऑप्शन नहीं, क्रिमिनल केसेस पे भी लगता है, रिट पिटिशन पे भी लगता है, सब पर लगेगा. तो मतलब अभी इसमें तो ऑप्शन 2 ही हैं, सिविल और रिट, तो दोनों पे लग जाएगा. क्रिमिनल होगा तो क्रिमिनल लॉ पे भी रिट पिटिशन मतलब सॉरी रेस जुडिकेटा का नियम लगेगा. मतलब अगर कोई डिसीजन दे दिया गया है और आप उसी को मैटर को लेकर वापस जाते हो कि नहीं सर वापस एक बार सुन लो प्लीज, नहीं चलेगा. अगला क्वेश्चन देखो. डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा इज एप्लीकेबल टू रिट्स इफ डिसीजन इज ऑन मेरिट, ऑर्डर इज स्पीकिंग ऑर्डर, बोथ ए एंड बी. देखो सुनो भाई, ऑर्डर देखो 3 तरीके की बात है. एक तो है जजमेंट, एक तो है डिसीजन ऑन मेरिट. मेरिट का मतलब एकदम सही लॉ को, फैक्ट को फॉलो करते हुए अगर आपका डिसीजन आ गया है तो रेस जुडिकेटा लगेगा. अगर स्पीकिंग ऑर्डर, तो समझने के लिए 3 चीजें समझनी होगी. नंबर 1 जो पहला पॉइंट होता है वो है आपका जजमेंट, नंबर 2 होता है आपका डिक्री, और नंबर 3 होता है आपका ऑर्डर. अब देखो सुनो ध्यान से. जजमेंट क्या होता है? एक बहुत बड़ी पोथी होती है 400 से 500 पन्नों की, उसमें हर एक पॉइंट लिखा होता है. जैसे मान लो कि मैंने अपने पर्टिकुलर किसी फ्रेंड पर केस किया कि इसने मेरा मोबाइल लेकर भागा है और अब ये मेरे मोबाइल पर अपना क्लेम कर रहा है, तो मैंने केस फाइल किया. तो कोर्ट ने पूरा ऑब्जर्वेंस किया, बहुत सारी चीजें थी जो जिसमें मुझे ये माना गया हर एक चीज में कि ये फोन हसीब सर का ही है क्योंकि इसमें इनके फोटोज मिले हैं, इनके मेमोरी कार्ड में वगैरह, इनकी चिप, इनका जो नंबर है वो रजिस्टर्ड है कंपनी के पास, कई टाइम के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए गए, ये फोन इन्हीं का था, IMI नंबर, इनकी लोकेशन, ये सब साबित होता है. तो ये सारी चीजें जो है वो सब इसमें लिखी जाएगी. डिक्री इज जस्ट अ सर्टिफिकेट. डिक्री क्या है? एक सर्टिफिकेट है. अब मान लो कि मैं पुलिस वालों के पास जाता हूं कि सर मेरा फोन दिलाओ इससे, कोर्ट ने मुझे जजमेंट दिया, तो मैं 400 पन्नों का, 500 पन्नों का ये पोता लेकर जाऊं, पुलिस वालों के टेबल पर रखूं कि देखो इसको पढ़ लो. इससे अच्छा कोर्ट मुझे एक डिक्री देता है, एक सर्टिफिकेट देता है जिसमें लिखा होगा कि ये फोन हसीब सर का है. अब उस सर्टिफिकेट को देखकर पुलिस वाले इजी काम हो जाएगा. तो हर जगह मुझे डिक्री पेश करनी होती है, जजमेंट पेश नहीं करना होता. अच्छा, पहली बात, जजमेंट का पन्ने सारे पहले आ जाते हैं, बाद में डिक्री आती है. मतलब
डिक्री फॉलोज द जजमेंट, डिक्री फॉलोज द जजमेंट। बाद में ये सारे पन्ने लिखे जाते हैं, एक एक पॉइंट कि हमने जो जज साहब ने ये ऑर्डर दिया है वो किन किन बेसिस पर, किन किन पॉइंट्स ऑफ व्यू पर इसको दिया गया है। ऑर्डर दो तरीके के होते हैं, ऑर्डर जो है वो दो है, एक तो है स्पीकिंग ऑर्डर और दूसरा है राइटिंग। जैसे मान लो आज केस की सुनवाई चल रही है, मेरा फ्रेंड है, मेरे फ्रेंड के पापा को बुलाया जाता है, मेरे फ्रेंड के पापा को बुलाया जाता है, तो वहां पर मेरे फ्रेंड के पापा को रिटर्न में ऑर्डर करके कोर्ट का समन देकर बुलाया जाता है, 3 दिन बाद आपकी पेशी है आपके बेटे के केस में, यहां पर आ जाना। उनसे पूछताछ होगी, आपने मोबाइल दिलाया या नहीं दिलाया, क्या आपका बेटा घर पे फोन लेकर आया था, मेरा जो फ्रेंड है झूठ बोल रहा है ना। अब स्पीकिंग ऑर्डर में क्या होता है, उस थानेदार को बुलाओ जिसने सबसे पहले ये केस रजिस्टर्ड किया था, तो कोर्ट ने ऐसे ही बोल दिया कि लंच के बाद उस थानेदार को हमारे सामने हाजिर करो। तो ये जो ऑर्डर्स हैं ये कोर्ट के ऑर्डर्स कहलाते हैं। रिटर्न ऑर्डर कि किस पर्टिकुलर पर्सन को बुलाना है या कोई काम करवाना है या कोई डीएनए रिपोर्ट लेकर आनी है, तो ये सारी चीजें स्पीकिंग और रिटर्न, तो ये सब के सब जो है उस बेंच पर बैठे हुए लोगों का काम होता है। अब जो बेंचेस होती हैं, जो बेंचेस हैं, बेंचेस भी अलग अलग हैं, ठीक है। सिंगल बेंच है, डबल बेंच है और या फिर फुल बेंच है। सिंगल बेंच में एक जज बैठता है, डबल बेंच में 2 जज बैठ के फैसला करते हैं और फुल बेंच में 5 जज एक साथ बैठते हैं। अब मान लो कि मेरे खिलाफ कोई फैसला गया, मैंने कहा कि सर जी, मैंने वापस अपनी अपील दायर की है रिवीजन करने के लिए कि सर जी आपने ये जो है ना कोर्ट ऑफ लॉ वाला ये जो पॉइंट है लॉ का ये कंसीडर नहीं किया, तो अब हो सकता है कि डबल बेंच बैठे, समझ रहे हो, डबल बेंच बैठे। इसी तरीके से कोई और पॉइंट्स हैं जिसमें कंसीडर करते हो मुझे फाइंड हुआ कि नहीं सर ये तो पॉइंट आपने कंसीडर नहीं किया, ये तो लॉ से रिलेटेड पॉइंट कंसीडर था, तो वहां पर 5 जजों की बेंच, लेकिन ऐसा बहुत रेयर चांस में होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो जो रेस जुडिकेटा है वो सब पर लगता है भाई साहब, स्पीकिंग हो, राइटिंग ऑर्डर हो, कुछ भी हो, सब पर रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल होगा। क्लियर। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई, On which of the following is the doctrine of res judicata based? किस पर doctrine of res judicata based है, ठीक है, किस पर based है। देखिए क्या कह रहा है, res judicata के मीनिंग्स क्या क्या निकलते हैं। No one should be vexed twice for the same cause more than one, सही है। It is the interest of public, सही है। There should be an end of litigation, सही है। ऐसे तो कभी केस खत्म ही नहीं होगा, चलते ही जाएगा, मैं कर रहा हूं फिर उसके खिलाफ गया, वो उसने वापस किया, तो ऐसे तो जिंदगी भर एक ही केस में एक ही जज बैठा रहेगा। तो ऑल ऑफ दीज आर द बेस फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा। चलिए अब ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा भाई साहब, करेक्ट क्या है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं, ये कह रहा है इफ writ petition is filed under article 226 of the constitution of India and the same is rejected on the merits मतलब सही डिसीजन, सही ग्राउंड्स पर, by speaking order, बोल कर ही रिजेक्ट कर दिया, क्या हटाओ ये क्या चीज है, ये बिल्कुल सही नहीं है, तो हाईकोर्ट ने सिर्फ बोल कर रिजेक्ट कर दिया। बोल कर रिजेक्ट करने का मतलब है स्टेनो तो लिखेगा ही भाई, राइटिंग में होगा, लेकिन उसमें कोई जज साहब ने रिटर्न ऑर्डर पास नहीं किया कि मैं इसको रिजेक्ट करता हूं, नहीं। हाँ, आपके जो पिटिशन है जैसे PIL वगैरह जो आपने पिक्चरों में देखा होगा, तो उसके पीछे एक पर्ची अटैच हो जाती है स्टेपलर के साथ में कि इसको जज साहब ने बोलकर रिजेक्ट कर दिया। अगर स्पीकिंग ऑर्डर के थ्रू रिजेक्ट किया है, another petition under article 32 of the constitution of India is not maintainable being barred by res judicata। बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हाईकोर्ट ने किसी चीज को रिजेक्ट किया है बिना किसी लॉ ऑफ पॉइंट के थ्रू डायरेक्ट मेरिट्स पर के जो किया है वो बिल्कुल सही किया हाईकोर्ट ने, तो उसी चीज को आप सुप्रीम कोर्ट के पास ले जाओगे तो वो भी रिजेक्ट कर देंगे। सही कह रहे हो, क्यों, क्योंकि रेस जुडिकेटा का केस है। दूसरा, the doctrine of res judicata is founded on the principle that is in the interest of public at large that finality should be attached to the binding decision pronounced by the courts of competent jurisdiction। बिल्कुल सही है, ये भी सही कह रहे हैं कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ऐसा करना जरूरी है। Technical rule of res judicata only prevents multiple filing of petition under Article 226 of Constitution of India between same parties over the same matter and is not applicable to petition under Article 32। ये चीज गलत है। ये कह रहा है 226 पर तो रेस जुडिकेटा लगेगा क्या कि बार बार केस नहीं हो, लेकिन आर्टिकल 32 मतलब सुप्रीम कोर्ट वाली रेट पर नहीं लगेगा। ये चीज यहां पर आकर फेल हो गई, दोनों पर लगता है। तो यहां पर हमारे हिसाब से मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों सही है, सी जो है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एक्स वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस बाय हिज एम्प्लॉयर आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी। तो डिपार्टमेंट की इंक्वायरी हुई,
डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, मतलब कोई सर्विस में था, उसके खिलाफ कोई आया, कोई पर्टिकुलर कंप्लेंट आई, तो उसी कंपनी के लोगों ने मिलकर डिसाइड किया और उसे डिसमिस कर दिया। मिस्टर एक्स ने चैलेंज किया हाई कोर्ट में बाय अ पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाउएवर द हाई कोर्ट डिसमिस्ड द पिटीशन साइटिंग दैट मिस्टर एक्स हैज एन अल्टरनेटिव रेमेडी अवेलेबल। आप डायरेक्ट हाई कोर्ट के पास क्यों चले गए? हाई कोर्ट ने कहा ये क्या कर रहे हो, नाटक, तुझे सर्विस से निकाला, चल लोअर कोर्ट में जा, यहां पर मेरे पास और भी बहुत दूसरे मैटर। X took recourse to the alternative remedy before the appropriate forum, but Mr. X's legal action is opposed by the employer on the basis of res judicata based on these facts, which of the following is the most appropriate? X को पता चला, वो बाद में लोअर कोर्ट के पास गया, तो उसका एम्प्लॉयर वहां पर आके बोलता है कि सर ये केस तो रिजेक्ट करो, रेस जुडिकेटा का केस लगाओ। रेस जुडिकेटा जुडिक्शन ऑफ कोर्ट में लगता है। कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया, न्यायालय ने डिसीजन दिया, ये तो घर घर की इंक्वायरी थी, ये हम कोर्ट में वैलिड नहीं मानेंगे। तो आप बताइए इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल नहीं होगा, सॉरी ये कह रहा एप्लीकेबल होगा, नहीं होगा, तो नॉट एप्लीकेबल, रेस जुडिकेटा बिल्कुल नहीं लगेगा। समझ में आ गया? चलिए अब नया क्वेश्चन आ गया है, ये बिल्कुल सिंपल सा पैसेज था। कंपनसेट अपॉइंटमेंट। कंपनसेट अपॉइंटमेंट का क्या होता है कि अगर सर्विस के दौरान किसी की डेथ हो जाती है या कोई काम करने के लायक नहीं रहता, तो उसके घर में से किसी न किसी को जो रिक्वायरमेंट हो या जो वाकई में एबल हो तो उसको जॉब दे देती है कंपनी, है ना। ये प्राइवेट गवर्नमेंट सब पर लगता है। ऐसे ही दया भाव में अपॉइंटमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ अपॉइंटमेंट विच इज वे ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द फैमिली ऑफ अ डिजीज्ड एम्प्लॉय ऑन कंपनसेट ग्राउंड। द ऑब्जेक्टिव इज ओनली टू प्रोवाइड solace एंड सॉकर टू द फैमिली इन डिफिकल्ट टाइम, मतलब उनको धन और मन से सपोर्ट करना, ठीक है। एंड thus इट इज रिलेवेंसी इज दैट स्टेज ऑफ टाइम व्हेन द एम्प्लॉय पासेज अवे, मर जाता है बेचारा। द मियर डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय इज हार्नेस डज नॉट एंटाइटल हिज फैमिली टू सच सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। हो सकता है उसके परिवार के खाने के पास कुछ नहीं हो। द अथॉरिटी कंसर्न्ड हैज टू एग्जामिन द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली ऑफ द डिजीज एंड इट इज ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट बट फॉर द प्रोविजन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट द फैमिली विल नॉट बी एबल टू मीट द क्राइसिस that the job is offered to the eligible member of the family। तो उसके घर में से जो एलिजिबल होगा उसको उस हिसाब से जॉब दे दी जाएगी। जरूरी नहीं है कि अगर कोई बैंक के मैनेजर की पोस्ट पर था और वो मर गया, उसका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है, तो हो सकता है उसको पीएन की जॉब मिले। It was further asserted in the said judgment that compensate employment cannot be granted after a lapse of reasonable period। ऐसा नहीं हो कि बहुत लंबे टाइम के बाद आप आते हो कि हाँ मेरे पापा की मौत हो गई, आप प्लीज मुझे दे दो। अरे कहां थे? 50 साल कहां थे? 20 साल कहां थे? 18 साल कहां थे? 10 साल कहां थे? कैसे जिंदगी गुजारी? As the consideration of such employment is not a vested right। vested right का मतलब होता है क्या सर हमारे अंदर का अधिकार है? अधिकार नहीं है, ये कोई अधिकार नहीं है। which can be exercised at any time in future। It was further held that the object of compensate appointment is to enable the family to get over the financial crisis that it faces at the time of death of sole breadwinner। breadwinner का मतलब होता है दाल रोटी कमाने वाला आदमी। Thus, compensate appointment cannot be claimed or offered after a significant lapse of time and after the crisis is over। ये कोई क्लेम वाला राइट नहीं है कि ये मिलना ही चाहिए मुझे, ठीक है। अब ये देखो भाई, which of the following correctly state the intent behind the application of compensate appointment। करेक्ट कौन सी बात कहती है? तो ये देखिए, पढ़ते हैं। The norms at the time of death of government employee will be applicable and not the norms at the time of making an application। तो ये तो करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट वाली बात थोड़ी है। A dependent of government employee cannot be demand consideration of his or her application। डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे अगर कोई डिपेंडेंट एम्प्लॉय है तो वो बाद में ये नहीं बोलेगा कि सर मुझे तो इस पर्टिकुलर बदले के एप्लीकेशन के टाइम पर ही अ डिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन नॉट डिमांड कंसिडरेशन ऑफ हर एप्लीकेशन, ठीक है। द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और पब्लिक अथॉरिटीज आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल अप्लाइंग फॉर कंपनसेट अपॉइंटमेंट। दोनों ही मानने पड़ेंगे, नॉट कैसे है। The norms prevailing on the date of consideration of the application should be the basis for the consideration of claim for compensate appointment। तो ये कह रहा है वो रूल अप्लाई होंगे at the date of consideration, जिस पर्टिकुलर टाइम पर application should be the basis for consideration of claim for compensate appointment। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पापा जी मर गए हैं तो चलो पैसा दे दो, ऐसा नहीं, कोई एप्लीकेशन एंटरटेन नहीं की जाएगी। कंपनसेट अपॉइंटमेंट की एप्लीकेशन की जा सकती है। तो ये है करेक्ट आपका स्टेटमेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द रूल ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट? करेक्ट कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए, कंपनसेट अपॉइंटमेंट इज गिवन टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिजीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। गलत। हमने पढ़ा था कि उसका फाइनेंशियल स्टेटस चेक करने के बाद ही जॉब ऑफर की जाती है, उसको कंपनसेट अपॉइंटमेंट दिया जाता है। तो नॉट करेक्ट क्या है? तो ये तो कह रहा है फाइनेंशियल स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, इररिस्पेक्टिव। तो सर यही तो नॉट करेक्ट है। इसको भी पढ़ लेते हैं। इट इज टू मिटिगेट द हार्डशिप कॉज टू द फैमिली। ये तो हम देखते ही हैं कि बेचारे को खाने पीने का नहीं है तो इसीलिए दे देते हैं। तो ये तो देखते हैं हम कंपनसेट अपॉइंटमेंट। कंपनसेट अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड अ मैटर ऑफ वेस्टेड राइट। बिल्कुल सही कह रहा है, वेस्टेड राइट नहीं है। कंपनसेट अपॉइंटमेंट कैन नॉट बी मेड इन द एब्सेंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस इशूड बाय द गवर्नमेंट और अ पब्लिक अथॉरिटी। बिल्कुल सही है, रूल्स और रेगुलेशन उसी के हिसाब से माना जाता है। ठीक है, मोस्टली ये गवर्नमेंट के केसेस में होता है, प्राइवेट में वैसा देखने को नहीं मिलता है। चलिए अब ये देखते हैं, मिस्टर एक्स सन ऑफ मिस्टर वाई। ये मिस्टर वाई है, बेटा है, और ये पापा जी हैं। मेड अ रिप्रेजेंटेशन बिफोर एबीसी गवर्नमेंट कंपनी ऑन January 4, 2018 दैट ही शुड बी गिवन अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेट ग्राउंड्स एज हिज फादर डाइड ड्यूरिंग हिज एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनी 2018 में आया है और 2000 में इसके पापा मरे थे। कितने साल बाद? 18 साल बाद। तो इतने साल कैसे जिंदा रहे आप? इतने साल इसका मतलब आपके पास सोर्स थे, तो अब कैसे सडनली सोर्स खत्म हो गए? अब आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे जॉब कर लेनी चाहिए? कंसीडर द फैक्ट एंड डिसाइड वेदर मिस्टर वाई इज एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेट अपॉइंटमेंट और नॉट। तो बिल्कुल सिंपल सा जवाब है सर, एंटाइटल्ड नहीं होगा। वाई इज नॉट एंटाइटल्ड, यहां पर एंटाइटल्ड नहीं होगा। और नॉट एंटाइटल्ड टू गेट कंपनसेट अपॉइंटमेंट एज इट इज द डिस्कशन। डिस्कशन नहीं है, मर्जी नहीं है। यहां पर यह है कि नॉट एंटाइटल्ड टू कंपनसेट एज अ लॉन्ग पीरियड हैज elapsed सिंस द डेथ ऑफ हिज फादर। हमने क्या पढ़ा था रूल में, कंपन अपॉइंटमेंट में, कि सर कंपनसेट अपॉइंटमेंट में टाइम पीरियड देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर यहां पर मरा है बंदा और उसके घर में रोटी कमाने वाला कोई नहीं होगा, तो इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। अब ये देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ एन, एक पर्टिकुलर कोई एरिया है जिसकी गवर्नमेंट है एन, उन्होंने एक स्कीम निकाली है फॉर प्रोवाइडिंग कंपनसेट अपॉइंटमेंट टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु रिटायर ऑन मेडिकल इनवैलिडेशन। बाय फर्दर नोटिफिकेशन द बेनिफिट ऑफ द स्कीम वाज रेस्ट्रिक्टेड टू केसेस वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड ऑन मेडिकल इनवैलिडेशन एट लीस्ट 5 years बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ सुपरएन्युएशन। सुपरएन्युएशन का मतलब 60 साल, मतलब 5 साल पहले का मतलब क्या हो गया? 55 ईयर्स में अगर पर्टिकुलर 55 ईयर्स या उससे पहले अगर किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिल जाता है कि अभी एनएफसी है, मतलब काम करने के लायक नहीं, ऐसा नॉन परफॉर्मिंग सर्टिफिकेट जो है, कंसीडर द गिवन फैक्ट एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन वैलिडिटी ऑफ दिस रूल ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट। तो अगर 55 साल से पहले किसी को रिटायर करना पड़े मेडिकल बेसिस पर, तो उसके घर वाले में से किसी को जॉब देंगे, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ एन कहती है। तो इन चारों में से आपको कौन सा पॉइंट सही लगता है ये बताइए। क्या कह रहा है? स्कीम इज वैलिड सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ डिपेंडेंट। अच्छा, डिपेंडेंट जो मतलब जितने भी लोग हैं, ये कह रहा है अपॉइंटमेंट टू द डिपेंडेंट, मतलब जिसके पापा मरे, जितने भी लोग कंपनी में काम कर रहे हैं उसके घर वालों को पूछो कि क्या आप अप्रूव करते हो, तो वो तो हमेशा ही कहेंगे कि हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ये पॉइंट नहीं चलेगा। द स्कीम इज नॉट वैलिड। वैलिड क्यों नहीं होगी? वैलिड तो होगी ना, उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है ना गवर्नमेंट अपने हिसाब से, राज्य के हिसाब से। The scheme is not valid, ये भी गलत है। The scheme is valid as it is not arbitrary and the government has the right to formulate such rule। बिल्कुल सही है, गवर्नमेंट के पास अपनी ही स्कीमों में फेरबदल करने की पूरी राइट्स हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑन कंपनसेट ग्राउंड। नॉट करेक्ट ढूंढना है कि सर इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं होगा। A request for compensate appointment by the dependent relatives of the deceased must be preferred without any undue delay। ये तो सही है, बिना किसी डिले के उनको जॉब दे दो बेचारों को, क्योंकि हो सकता है उनके घर में खाने के ही हालत खराब हो जाए। द जनरल रूल ऑफ अपॉइंटमेंट मे नॉट बी ऑलवेज एप्लीकेबल टू कंपनसेट अपॉइंटमेंट। बिल्कुल सही है, जनरल रूल थोड़ी लगता है, मरने पर लगता है ना, तो ये भी सही है, ये भी सही है। सॉरी, ये क्या कह रहा है? नॉट करेक्ट। हाँ, तो हम तो करेक्ट मिल रहे हैं अभी। द इमीडिएसी ऑफ द नीड इज नॉट द बेसिस फॉर द स्टेट टू फॉलो द बेनिफिट ऑफ कंपनसेट अपॉइंटमेंट। ये गलत है, ये नॉट करेक्ट है। तो हमारे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आंसर सही होगा। ये कह रहा है कि इमीडिएसी जरूरी नहीं है, आराम से दे दो, 10 12 साल 15 साल बाद भी अगर उसका बेटा है तो जॉब दे देना।
तो हमें तो इमीडिएटली देखना पड़ेगा ना, नीड ऑफ टाइम देखना पड़ता है, तो ये नॉट करेक्ट है। चलिए अगला शुरू हो गया है। ये हिंदू मैरिज एक्ट में से लिया गया था पिछले 2021 में, तो अपने को ये इसीलिए मैंने हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के जो पर्टिकुलर थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने करवाए थे। अगर उस टाइम पर अगर आप एग्जाम देते और आपको तो पता होता ये सारी चीजें, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को भी हैंडल कर पाते। Marriage is necessarily the basis of social organization and the foundation of important legal rights and obligations. The importance and imperative character of institution of the marriage needs no comment. In Hindu law, marriage is treated as a sanskar or sacrament. पवित्र बंधन, पवित्र रिश्ता, सप्तपदी, मैंने बताया था, इतने सारे वर्ड्स बताए थे। सैक्रेमेंट है या फिर सप्तपदी है, 7 फेरों वाला वो जो सीन था। द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इंट्रोड्यूस मोनोगोमी। मोनोगोमी मतलब एक का ही बनकर रहना, एक ही शादी, as a law of marriage among Hindus by virtue of section 5 clause 1, which is essentially the voluntary union of life of one man with one woman to the exclusion of all others. It enacts neither party must have a spouse living at the time of marriage. मतलब किसी का भी, स्पाउस का मतलब हो गया हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, शादी करते टाइम दोनों में से किसी का भी लिविंग में नहीं होना चाहिए। The expression spouse her used mean lawfully married husband or wife before a valid marriage can be solemnized. Both parties to such marriage must be either single or divorced. या तो वो जिंदा नहीं हो, एक दूसरे मतलब मर चुके हो, या फिर उनका डाइवोर्स हो चुका हो, या फिर जिनकी शादी हो रही या तो वो विडो हो या विडोअर हो, and only then they are competent to enter into a valid marriage. If at the time of performance of the marriage rites and ceremonies one or other of the parties had a spouse living and the earlier marriage had not already been set aside, the later marriage is no marriage at all. अगर पहली शादी है जिसको कोर्ट ने डिक्लाइन नहीं किया है या फिर आपने अपनी समझौते से अनलमेंट नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में दूसरी शादी बिल्कुल जीरो मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इन भूराव शंकर लोखंडे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र held prima facie the expression whoever marries in section 494 of the IPC 1860 must mean whoever marries validly or whoever marries and whose marriage is valid one. If marriage is not valid according to the law applicable to the parties, no question arises of its being void by reason of its taking place during the life of the husband or wife of the person marrying. और यहां पर इस डिसीजन में यह भी बताया गया कि अगर पर्टिकुलर कोई पर्सन शादी कर रहा है जो अपनी पहली शादी को कभी शादी मानता ही नहीं था, जैसे मान लो बचपन में बाल विवाह करा दिया, अब बाल विवाह तो अपराध है, बाल विवाह तो शादी ही नहीं है, तो उस आदमी के दिमाग में है कि बचपन में शादी करवाई होगी लेकिन मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है उस शादी से, क्योंकि हमारा कंज्यूमेशन तो हुआ ही नहीं ना। एक तो 2 तरीके हैं हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग, एक तो सप्तपदी है, दूसरा कंज्यूमेशन, सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो वो तो हुआ ही नहीं, तो वो हुआ ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ बाल विवाह के बेसिस पर वो शादी कोर्ट नहीं मानता है। ठीक है, तो ये ऐसा केस हुआ था इसमें। अब देखिए, वन ऑफ द कंडीशन ऑफ वैलिड मैरिज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज दैट इट मस्ट बी सोलेमनाइज्ड। फर्दर सेक्शन 13(2) ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स टू वाइफ एंड स्टेट। सोलेमनाइज मतलब 7 फेरों वाला केस। ठीक है, अ वाइफ मे आल्सो प्रेजेंट अ पिटिशन फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ हर मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड दैट इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, or that any other wife of the husband married before such commencement was alive at the time of such solemnization of the marriage of the petitioner, provided that in either case the other wife is alive at the time of the presentation of petition. यही वही बताया है कि कोई डाइवोर्स के लिए कोई फाइल कर रही है और उसका पहले से कोई हस्बैंड था, तो उसका डाइवोर्स कोई मतलब ही नहीं है, वो डाइवोर्स लेने के लायक ही शादी नहीं है। और इसी तरीके से कोई हस्बैंड जो है उसकी पहले से वो शादीशुदा है, हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग है, तो सेकंड वाली शादी इनवैलिड ही मानी जाएगी। अब बात करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन आंसर्स को देखिए दोस्तों। मिस्टर ए 40 years old male Hindu was married to Miss B 36 year old female Hindu. Mr. A fell in love with his colleagues Mrs. C 22-year-old female Christian. On April 8, 2020, Mr. A declared Mrs. C as his wife in front of all his colleagues, family member and relative. Based on the given fact, decide the liability of Mr. A as per Hindu law. ठीक है, केस समझ में आ गया। 40 साल का मिस्टर ए है, उसकी पहले से शादी हो चुकी है मिस बी के साथ में, बाद में वो मिस सी के साथ में फेल इन लव हो जाता है जो कि क्रिश्चियन है, और बाद में सभी को बोलता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है। ठीक है,
नंबर 1 पढ़ते हैं, मिस्टर ए इज नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ बायगमी एज मिस सी इज अ क्रिश्चियन। क्रिश्चियनिटी का बेस होना बायगमी नहीं है, ठीक है। A is liable for the offense of bigamy as mere declaration also amount to solemnization। नहीं, उसने दूसरी शादी नहीं की है, क्योंकि दूसरी शादी में सेक्रेमेंट, सप्तपदी, 7 फेरों का होना हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग बहुत जरूरी है, वरना वो शादी नहीं मानी जाती। मिस्टर ए इज नॉट लायबल फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगमी एज ही हैज नॉट सोलेमलाइज हिज मैरिज विद मिस सी। बिल्कुल सही है, उसने पवित्रता के बंधन में नहीं बांधा गया है। हिंदू लॉ 1955 के अकॉर्डिंग जब तक आप सप्तपदी का फेरा पूरा नहीं कर लेते, जब तक आप रिचुअल राइट्स वगैरह रीति रिवाज के अनुसार शादी नहीं कर लेते, वो चीज होनी चाहिए। सिर्फ अनाउंसमेंट कर देना बाइगमी का केस नहीं लगेगा। Which of the following statement correctly express the interpretation of the word solemnize under Hindu law? solemnize का मतलब होता है सेलिब्रेशन करना, रीति रिवाजों को मानना, उसी के अकॉर्डिंग शादी करना। तो ये देखिए, solemnization means celebrating the marriage with the proper customary rites and ceremonies of either party to the marriage। बिल्कुल सही जवाब है, यही फाइनल आंसर है। यहां पे कह रहा है लाइफ टाइम ऑफ हैप्पीनेस प्रॉमिस करना, ये तो सिर्फ दिल मिलने वाली बातें हैं भाई साहब, अपने लॉ में नहीं है ऐसी बात। solemnize इज नॉट नेसेसरी, बिल्कुल गलत, solemnization नेसेसरी है। फॉर्मल प्रैक्टिस नहीं, कोई फॉर्मल प्रैक्टिस नहीं है, ये बिल्कुल राइट्स हैं, ये सेरेमनीज हैं, इसी को, यही है वैलिड लॉ। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ मोनोगोमी अमंग हिंदूज। नॉट करेक्ट क्या नहीं होगा, नॉट करेक्ट को ध्यान से देखेंगे तो मोनोगोमी मतलब सिंगल वाइफ सिंगल हस्बैंड। मोनोगोमी is a union of man and woman which provides their relation a social and legal recognition। ये कह रहा है not correct regarding the law of monogamy। तो ये तो करेक्ट है, बिल्कुल सही है, एक पति एक पत्नी लाइफ टाइम के लिए, ये तो मोनोगोमी का मीनिंग है। मोनोगोमी एज लॉ वाज अबॉलिश्ड आफ्टर 1955। गलत, मोनोगोमी आज तक है, यही तो चल रहा है हिंदू लॉ में पूरा, एक वाइफ एक बीवी, एक मतलब हस्बैंड। द सेकंड मैरिज ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ फर्स्ट वैलिड मैरिज इज वॉइड। बिल्कुल सही कह रहा है, वॉइड हो जाएगा, यही तो मोनोगोमी का मतलब है। इफ अ हस्बैंड solemnize a second marriage in during the subsistence of first marriage, it is not an offense। However, if it is an offense if a wife commits the same act। ये कह रहा है कि अगर एक हस्बैंड दूसरी शादी करता जबकि उसकी पहली हुई है तो ऑफेंस नहीं होगा जब तक वाइफ की भी दूसरी नहीं हो जाए। तो सर ये तो बाइगेमी वाली बात हो गई, मोनोगेमी वाली बात ही नहीं हुई। ये तो आपकी बाइगेमी वाली बात हो गई ना सर। तो बाइगेमी का केस तो पूछा ही नहीं उन्होंने, तो मोनोगेमी का पूछा। तो मोनोगेमी वाले केस की बात करें तो एक ही पॉइंट है, बी पॉइंट जो है वो इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट है। और ये वाला जो केस है तो सीधा बाइगेमी वाला केस है। चलिए, कह रहा है बेसिस ऑफ सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेट टू रेमेडी। सेक्शन 30 जो है वो डाइवोर्स का केस है। किसका है? डाइवोर्स के लिए बात करता है। तो ये रेमेडी क्या नहीं होगी, डाइवोर्स के केस में कौन सी रेमेडी आपको नहीं मिलेगी। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेक्शन was to provide an opportunity to the wife in the form of remedy of divorce। सही है, ये तो मिलेगी। The introduction of this ground of divorce is unnecessary as it disturbs the sanctity of marital institutions। ये क्या कह रहा है कि सर यहां पर हमारे सेक्शन 13 में बोला गया डाइवोर्स मत लो, ये पूरा खराब कर देता माहौल, ये गलत बात है। On the basis of section 13 of Hindu Marriage Act, which of the following statement is not relating to remedy? तो ये तो मिलेगा, a remedy is only available under this section if the husband has the other wife living। ये भी सही है, ठीक है, हस्बैंड का है, वाइफ का केस है, दोनों का। ये देख यहां पर तो कह रहा है वाइफ को रेमेडी मिलेगी, यहां पर कह रहा है हस्बैंड को रेमेडी मिलेगी। द लिविंग स्टेटस ऑफ आइदर स्पाउस इज इमटेरियल टू क्लेम द रेमेडी। लिविंग स्टेटस ऑफ आइदर स्पाउस इज इमटेरियल टू क्लेम द रेमेडी, ठीक है, लिविंग स्टेटस ऑफ आइदर स्पाउस, हाँ ठीक है। तो ये सारी के सारी रेमेडीज आपको मिल जाएगी। द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स इज अननेसेसरी एड इट डिस्टर्ब द सैंक्टिटी ऑफ मैरिटल इंस्टीट्यूशन। ये चीज इसमें रिलेट नहीं करती क्योंकि सेक्शन 13 तो पूरा पूरा डाइवोर्स पर ही बेस्ड है। चलिए अगला देखते हैं। मिस्टर पी 28 साल का है, मेल हिंदू, वॉज लीगली मैरिड टू मिस क्यू 26 years old फीमेल हिंदू। मिस्टर पी कन्वर्ट टू इस्लाम टू मैरी मिसेज एन 13 years old सुन्नी फीमेल मुस्लिम। कंसिडर द स्टेटमेंट एंड डिसाइड वेदर मिस क्यू हैज द रेमेडी टू फाइल अ कंप्लेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ बाइगेमी अगेंस्ट मिस्टर पी। तो अब उसने इस्लाम कन्वर्ट करके शादी कर लिया तो ऐसा कोई
लॉ नहीं है जो उसकी पहली शादी को रिजेक्ट कर दे या फिर दूसरी वाली को वैलिड कर दे। ऐसे तो सब कन्वर्जन करके शादी करेंगे फिर वापस हो जाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ये देखिए, मिस क्यू कैन फाइल अ कंप्लेंट सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय मिस्टर एन, गलत। एन से पूछने की क्या जरूरत है, दूसरी पत्नी तो वो बनी है। नो मिस क्यू कैन नॉट फाइल, गलत, वो फाइल कर सकती है। नो मिस क्यू कैन नॉट फाइल, गलत। यहां पर है मिस क्यू हैज द रेमेडी ऑफ फाइलिंग अ कंप्लेंट फॉर द ऑफेंस ऑफ बायगमी, बिल्कुल 100% उसके पास ऑप्शन है, क्योंकि कन्वर्जन सिर्फ एक बहाना था दूसरी शादी करने का, समझ गए, बचने का। चलिए अब यहां पर बात करते हैं, आईपीसी 1860 डज नॉट डिफाइन, ये सेक्शन 90 वाला होगा 100%, ये क्रिमिनल वाली बात है, ठीक है, क्रिमिनल वाली बात है। चलिए, डज नॉट डिफाइन कंसेंट, तो ये कह रहा है कंसेंट इन पॉजिटिव टर्म्स। आईपीसी में कंसेंट को पॉजिटिवली नहीं बताया गया कि कंसेंट किसे कहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट में कंसेंट किसे कहेंगे। नेगेटिव जरूर बताया गया है कि क्या क्या चीजें कंसेंट नहीं मानी जाएगी, बट व्हाट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज कंसेंट अंडर द कोड इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 90। सेक्शन 90 रीड्स एज फॉलोज, कंसेंट नोन टू बी गिवन अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, अगर कोई डर कर या मिसकंसेप्शन, किसी को उलझा कर या गलत फहमी में कोई ऐसी कंसेंट देता है, कंसेंट इज नॉट सच अ कंसेंट एज इन इंटेंडेड बाय अ सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फियर और इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट एंड इफ द पर्सन डूइंग द एक्ट नोज एंड हैज रीजन टू बिलीव दैट द कंसेंट वाज गिवन इन consequences of such fear or misconception, consent given firstly under fear or injury and secondly under a misconception of the fact is not a consent at all. That is what is enjoined by the first part of the section 90. The two grounds specified in section 90 are analogous to coercion and mistake of fact. एनालॉगस का मतलब होता है सेम टू सेम मीनिंग निकलना। तो ये कह रहा है सेक्शन 90 में जो बोला गया कि फियर से या फिर मिसकंसेप्शन से जो कंसेंट है वो एक्चुअली इससे रिलेट करती है कोर्शन और मिस्टेक जो सिविल लॉ की बात करता है, ठीक है। विच आर द फेमिलियर ग्राउंड्स दैट कैन विटिएट अ ट्रांजैक्शन अंडर द ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ आवर कंट्री एज वेल एज अदर कंट्रीज। विटिएट का मतलब होता है उछाल कर फेंक देना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है, और उसका उल्टा है बाइटिएट, वो हम बाद में पढ़ेंगे। द फैक्टर्स सेट आउट इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेक्शन 90 आर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द विक्टिम। द सेकंड पार्ट ऑफ द सेक्शन 90 enact the corresponding provision from the point of view the accused. It envisages that the accused too has knowledge or has reason to believe that the consent was given by the victim in consequences of fear or injury or misconception of the fact. और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपको किसी को नकारना हो कि सर ये तो झूठ बोल रहा है, तो ये जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को डराकर कंसेंट ली है कि चुपचाप अपनी प्रॉपर्टी 10 लाख रुपए में बेच दे, जिस प्रॉपर्टी की कीमत 1 करोड़ रुपए है, वरना मैं तेरे बच्चे को जान से मार दूंगा जो मेरे कब्जे में है, और मैंने उसको बच्चे की आवाज भी सुना दी। तो जो मैं जो कंसेंट ले रहा हूं ना, मुझे भी पता होना चाहिए कि ये जो कंसेंट है मुझसे डर कर देख रहा है, वही वाला डर कायम रहना चाहिए। तो ऐसी चीज है। Thus, the second part lays emphasis on the knowledge or reasonable belief of the person who obtained the tainted consent. Second part ये कहता है कि सामने वाले को जो consent ले रहा है ना, डराकर धमकाकर, उसको knowledge होनी चाहिए कि हाँ ये डर रहा है मुझसे, ठीक है, तभी consent दे रहा है। The requirements of the both parts should be cumulatively satisfied. In other words, the court has to see whether the person given the consent had given it under fear or injury or misconception of the fact, and the court should also be satisfied that the person doing the act alleged offender is the consequences of the fact or should have reason to think that, but for the fear or misconception the consent would not have been given. This is the scheme of section 90 which is couched in negative terminologies. ये पूरी की पूरी section 90 में बहुत सिंपल सी बात की गई है कि सर जो कंसेंट देता है अगर वो डर कर मिसकंसेप्शन कोर्सन वगैरह से देता है तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, और हाँ जो कंसेंट ले रहा है उसको भी पता होनी चाहिए कि डर रहा है तभी कंसेंट दे रहा है, ठीक है, तभी माना जाएगा कि वो कंसेंट गलत है। Section 90 cannot, however, constitute an exhaustive definition of the consent for the purpose of the Indian Penal Code 1860. The normal connotation and concept of consent is not intended to be excluded. Various decisions of the High Court and of Supreme Court have not merely gone by the language of Section 90, but traveled a wider field guided by the etymology of the word consent. ठीक है, चलिए ये पॉजिटिव बात नहीं करता, पूरी पूरी नेगेटिव घुमाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देखिएगा। एक पर्सन है, अ मैन प्रॉमिस बी अ वुमन दैट ही विल मैरी हर इफ शी हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हिम. B agrees, but after having sexual intercourse, A flees and never contact B again in the given situation. Which statement is true?
ए ने झूठा वादा किया, शुरू से ही झूठा वादा कर रहा है बी से कि मैं तुझसे शादी करूंगा अगर हमारे आपसी संबंध बन जाए तो, उसके साथ आपसी संबंध। अब यहां पर ये जो कंसेंट दे रही है मिसकंसेप्शन में दे रही है, और ए को ये बात पता है कि मुझे तो भागना है, मुझे शादी नहीं करनी है। तो आप बताइए इसमें से सही स्टेटमेंट क्या होगा। देखिए, कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज गिवन अंडर मिसकंसेप्शन, तो यही राइट हो गया, बस सिंपल सा था। ये कह रहा है अंडर फियर, नहीं, कोई डर नहीं था उसे, अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, नहीं, उसे कोई उकसाया नहीं गया था, गिवन विदाउट एनी, विदाउट कैसे हो सकता है सर, बिल्कुल सही जवाब है, मिसकंसेप्शन में दिया गया। उसको ये लग रहा था कि वो मुझसे शादी करेगा, लेकिन उसके दिमाग में पहले से ही था कि मुझे तो भागना है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज अ पर्सन इज सेड टू कंसेंट टू द डूइंग इफ एन एक्ट इफ। पैसेज के अकॉर्डिंग कंसेंट का मतलब समझाना है, ठीक है। तो देखिए, The person agreed to do an act without कैसे हो सकता सर, with misconception है। The person to whom agreement is signified has no reason to believe that the agreement is being given under misconception। नहीं, यहां पर सामने वाले को पता होना चाहिए कि मेरे पास जो कंसेंट आई है वो मिसकंसेप्शन और फियर के अंदर आई है। A person agreed to do an act without misconception of fact or fear of injury, and the person to whom agreement is signified has no reason to believe that the agreement is being given under misconception or fact or fear of injury। A person is said to consent to the doing of an act if a person agree to do without misconception of fact or fear of injury, and the person to whom agreement is signified has no reason to believe that the agreement is being given under misconception of the fact or fear or injury, ये consent मानी जाएगी। A person agreed to do an act without misconception of fact or fear or injury, सिर्फ कोई काम कर लेना बिना कंसेप्ट दिए, बिना कंसेंट दिए, तो ये चीज नहीं है। Person to whom agreement is signified has no reason to believe that the agreement is being given under, सामने वाले को पता ही नहीं है, लेकिन ये वाला जो डर कर दे रहा है तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं है। ये चीज है, जो काम कर रहा है वो भी फ्री है, जो सामने वाला है उसको कोई ऐसा कोई लॉजिकल ग्राउंड नहीं मिला कि ये डर रहा है मुझसे वगैरह वगैरह, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा। तो सी पॉइंट सही सेक्शन 90 का डिस्क्रिप्शन देता है। According to your understanding of the given passage, why is negative terminology is used to explain the meaning of consent under section 90? ये कह रहा है आपके नजरिए में ये बताओ कि सेक्शन 90 में नेगेटिव बातें क्यों की गई। ठीक है, अभी बता देता है। एम्फेसिस मतलब जोर देना ऑन द फैक्टर दैट वीटिएट कंसेंट, वीटिएट कंसेंट का मतलब होता है, मैंने बताया था ना, रिजेक्ट कर देना। टू एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विक्टिम और द पर्सन हु गिव्स कंसेंट, कि सर जो बेचारा जिसके साथ अग्रीव्ड पार्टी है उसके फैक्ट को बाहर लाने के लिए। टू एम्फेसिस ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु रिसीव कंसेंट, ये तो बात हो ही नहीं सकती। To emphasize on the non-exhaustive scope of definition of consent, समझ गए ना कि किसे हम कंसेंट नहीं माने जाएंगे, इसीलिए नेगेटिव टर्मिनोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए। X, a man promise Y, a woman, that he will marry her if she has sexual intercourse with him. Y agree हुई and they have sexual intercourse, ठीक है। Therefore, thereafter X assures Y that they will get married, but X family is opposed to the marriage even after X attempt to convince them. Therefore, X refused to marry Y in the given situation. Which statement is true? इसने इससे वादा किया और बिल्कुल सच्चे दिल से वादा किया कि मैं आपसे शादी करूंगा अगर हमारे बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए तो। दोनों के बीच में हुआ। एक्स अपने घर वालों को बहुत कोशिश किया लेकिन घर वाले नहीं माने, इस एट लास्ट में उसने बेचारे ने मना कर दिया। अब आप बताइए क्या एक्स ने फियर, मिसकंसेप्शन ऐसा कुछ यूज किया है या नहीं किया है। तो देखिए, कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज रिसीव्ड नोइंग दैट द कंसेंट इज गिवन अंडर मिसकंसेप्शन। नहीं, उस टाइम में जब कंसेंट मिल रही थी या जो सामने वाला कंसेंट दे रहा था उस टाइम उसे नहीं पता था, वो धोखा देना नहीं चाहता था। कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स वाज गिवन विदाउट एनी मिसकंसेप्शन और इन ए फियर, बिल्कुल सही। ऐसी कंसेंट जो दी गई थी वो बिना मिसकंसेप्शन, बिना डर, बिना इंजरी के दी गई थी, क्योंकि सामने वाला तो बिल्कुल चाहता था। ये वाला पॉइंट नहीं है और ये भी पॉइंट नहीं है, तो बी पॉइंट एकदम राइट है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। आपको यह बताना है ट्रू क्या नहीं होगा। ठीक है, देखिएगा यहां पर देखिए दोस्तों, ये कह रहा है मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वीटिएट कंसेंट, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, ये कह रहा है नॉट ट्रू, तो ये तो ट्रू है।
अगर मिसकंसेप्शन हुआ तो आपकी कंसेंट उड़ा दी जाएगी, मतलब जीरो मानी जाएगी। फियर VTH बिल्कुल सही कह रहा है, डर भी कंसेंट को नेगेटिव कर देता है। मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट ऑब्विएट्स, ऑब्विएट्स का मतलब होता है यस बोल देना, VTH का मतलब होता है नो कर देना, ठीक है। तो ये कह रहा है मिसकंसेप्शन ऑफ VTH कंसेंट बिल्कुल ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऑब्वियस का मतलब होता है नहीं, पॉजिटिव में नहीं सर ये चीज तो नॉट ट्रू है, ये तो गलत है। तो सही ऑप्शन ये हो गया। फियर ऑफ इंजरी इज एनालॉगस टू कोर्शन, फियर और इंजरी इज एनालॉगस, एनालॉगस मतलब सेम टू सेम है कोर्शन के, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये था आपके लास्ट ईयर 2021 का कंप्लीट एनालिसिस पेपर का, 2 टुकड़ों में इसलिए किया ताकि हर एक चीज को जितना हो सके डिटेल में बता सके, हर एक पॉइंट पर अच्छे से हमारे पॉइंट ऑफ व्यू देख सके, ताकि आपको भी पता चले किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे अटेंड करने हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू।